अगले दिन भी सब वही मामूल के हिसाब से अपने अपने कामों में मशगूल हो गए। अगले दिन मैं टीवी वाले कमरे में बैठा टीवी देख रहा था और चैनल बदल बदल के देख रहा था, तो मैंने सोचा अपने कमरे में जाके बैठा जाए। मैं जब टीवी वाले कमरे से बाहर निकला तो मेरी नज़र किचन में पड़ी। वहां चची शेल्फ के पास खड़ी सब्जी काट रही थी। मैंने कहा, चची जान आज क्या पक्का रही हैं, आपकी मदद कर दूं? चची ने अपना नीचे वाला होंठ काटते हुए बोली, भतीजी। इतनी दिन बाद चची की मदद का ख्याल आया है। आगे से हंसने लगे। मैंने कहा, चची इतना सब कुछ कर लिया है, मुलाकात भी अच्छी होती है। वो बोली, जितना कहा है वो कर। मैंने इस दिन भी समझाया था कि मैं जितना कर सकती हूं कर दिया करूंगी। इसके लिए तुम्हें और अच्छा अच्छा माल जरूर खुला दूंगी। मुझे चची की बात पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन खामोश रहना ही बेहतर समझा। मुझे पता था एक ना एक दिन तो चची से मुलाकात करके ही रहूंगा। लेकिन सुना भतीजे, कैसी लगी मैं तुम्हें? मैंने सांस बहाल करके कहा, वाय चची कमाल है आप। अपने तो आज दिल खुश कर दिया। चची ने कहा, अब जाके नहा लो। मैं भी नहाने जा रही हूं। और वो अपने कमरे में बने बाथरूम में चली गईं और मैं सहमे हुए बनाए गए बाथरूम में दाखिल हो गया और दोबारा आकर टीवी देखने लगा। चची भी नहा के किचन में अपना काम खत्म कर रही थी। सारा काम खत्म करके वो अपने कमरे में जाने लगी तो टीवी वाले कमरे में आई और आकर बोली, काशी बेटा मेरे कमरे में आओ, कुछ बातें करनी है। यहाँ दादी का कमरा साथ में है, आवाज चली जाएगी। मैंने टीवी बंद किया और चची के साथ उनके कमरे में आकर कुर्सी पर बैठ गया और चची अपने बिस्तर पर बैठ गई। मैंने पूछा, क्या बात करनी है आप बताएं? तो कहती हैं कि देखो काशी बेटा, जो कुछ भी तुम्हारी और मेरे दरमियान चल रहा है वो किसी के आगे भूल के भी जिक्र नहीं करना, नहीं तो हम दोनों को जो जिल्लत उठाना पड़ेगी वो तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है। मैंने कहा, चची अब क्यों फिक्र करती है? मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा और ना किसी को अपने इस ताल्लुक में शामिल करूंगा। अब क्यों फिक्रमंद हैं इतनी? वो बोली, देखो काशी बेटा, अभी तुम इतनी बड़े नहीं हो, इसलिए डर लगता है कि कहीं तुम्हारी जुबान से ये बात निकल गई तो हम दोनों की खैर नहीं होगी, इसलिए तुम्हें बार बार ताकीद कर रही हूं। मैंने कहा, चची जान अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। मैं अगर इतना बड़ा नहीं हूं तो इतना छोटा भी नहीं हूं, इसलिए आप अपने दिमाग से ये निकाल दें कि मैं किसी को ये बात बताकर आपको भी जलील करूंगा और अपने पांव पर भी कुल्हाड़ी मारूंगा। चची बोली, शाबाश बेटा, अगर तुम अपने वादे पर कायम रहे तो देखते जाओ मैं तुम्हें कितनी ऐश करवाती हूं। मैंने कहा, चची आप तो बहुत अच्छी हैं, तो कुछ और करो ना। आज नरीन को देखे हुए भी 3 दिन हो गए हैं। चची बोली, मुझे पता है कल इतवार है और सब घर होंगे, इसलिए कल का दिन निकालो, परसों दिन मैं तुम्हें बता दूंगी। मैंने कहा, वाह क्या बात है चची, दिल खुश कर दिया है। लेकिन ये तो बताओ कौन है तुम्हारे अलावा जो खूबसूरत हो? वो बोली, मैं बताऊंगी तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा। मैंने कहा, अब बताओ तो सही, वो कौन है? कोई अपनी रिश्तेदार है क्या? वो बोली, नहीं, रिश्ता नहीं है, अपने महल्ले की ही है। वो कोई और नहीं, नरीन की उम्मी है। जब चची के मुंह से सुना तो मैं उछल पड़ा और हैरत से चची को देखने लगा। चची आगे से बोली कि लगा हैरत का झटका। मैंने कहा, वाकई चची, अब सच के रही हैं कि नरीन की उम्मी भी? और आपने उनको कैसे राजी किया? और क्या वो नरीन का मेरे साथ वाला मामला भी जानती है? चची बोली, आराम से, इतनी क्यों जल्दी है? इतने सवाल एक ही दफा में पूछ लिए हैं। मैंने कहा, चची अब तो बात ही ऐसी सुनाई है, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। वो बोली, यकीन आ जाएगा, थोड़ा सब्र करो। और कहने लगी कि नरीन की उम्मी को तुम्हारा और नरीन का मामला बिल्कुल भी नहीं पता है, और न ही तुमने इसके साथ किसी भी बात का जिक्र करना है। इसको तो मेरा और नरीन का मामला भी नहीं पता है। इसका मेरे साथ और हिसाब है और नरीन के साथ और है। तुम्हें ये बातें थोड़े अरसे बाद खुद ही समझ आ जाएंगी।
मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि चची क्या पहेलियां बजा रही है। मैंने कहा, चची जा, मैं उनसे किसी किस्म का कोई भी जिक्र नहीं करूंगा। आप बेफिक्र हो जाए। लेकिन ये तो बताओ कि वो आपके साथ कैसे सीट है और वो इतनी आसानी से कैसे मेरे से मुलाकात पर राजी होंगी। ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। चची कहती है, ठीक है, बताती हूँ, लेकिन पहले कमरे का दरवाज़ा बंद कर दो, आवाज़ बाहर ना जाए। मैंने दरवाज़ा बंद किया और कुर्सी खींच के बिस्तर के पास रख कर बैठ गया और चची की तरफ देखने लगा। चची बोली कि नरीन की उम्मी अशरफ मेरी सहेली बहुत पहले से थी, जब मैं शादी होकर के यहाँ आई थी। इसके कोई 3 या 4 साल बाद वो मेरी बड़ी पक्की सहेली बन गई थी, क्योंकि वो उम्र में मुझसे 3 साल बड़ी थी। इसलिए मैं अपनी हर बात हर दुख सिख इसके साथ बांटती थी, और आहिस्ता आहिस्ता वो और मैं आपस में अपने हर दुख सिख बांटते थे। इस लिहाज से वो मेरी और मैं इसकी जिंदगी की सब बातें जानती थी। यूं समझ लो वो मेरी पहली और सबसे पुरानी राजदार थी। अशरफ के मियाँ सऊदा मुलाजमत करते थे और वो 2 साल बाद ही 2 या 3 महीने के लिए घर आते थे। वही वो वक्त होता था जब अशरफ खुश रहती थी और उसकी बेटी भी खूब बाप के साथ अच्छा वक्त गुजारती थी। शुरू में तो अशरफ के मियाँ भी जवान थे और जब सऊदा से आते थे तो खूब अच्छी तरह दिन अशरफ के साथ गुजार करते थे। उन दिनों में अशरफ बहुत खुश नजर आती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता कोई 10-12 साल जब गुजर गए तो वो ज्यादा अशरफ को खुश नहीं रख सकता था। वो बाहर रहकर शुगर का मरीज बन गया था और ज्यादा देर तक अशरफ को खुश नहीं रख सकता था। अशरफ और उसके मियाँ की उम्र में भी फर्क था। इसका मियाँ अशरफ से 7 साल बड़ा था, इसलिए अशरफ इसके मुकाबले में ज्यादा नौजवान थी। इसलिए वो बेचारा दिल ही पत्थर रख के वक्त गुजार देती थी। अशरफ मुझे अपना दुख आकर बताती थी, लेकिन मैं इस वक्त उसकी कुछ भी मदद नहीं कर सकती थी। इस वक्त तुम्हारे चचा जिंदा थे और मैं उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रही थी। तुम्हारे चचा मुझे हर लिहाज से खुश रखते थे। अशरफ का मियाँ जब आता था तो अपनी पूरी कोशिश करता था कि वो अपनी बीवी को मुतमईन कर सके, लेकिन वो नहीं कर पाता था। वो शुगर की वजह बीमारी की वजह से इसकी सांस फूल जाती थी और अशरफ बेचारा 2 साल इंतजार करती रहती थी और जब मियाँ आता था तो भी बेचारा सुलगती रहती थी। वो अपने मन का बोझ मेरे साथ अपना दुख बांट कर पूरा कर लेती थी और मैं कई साल तक इसको दिलासा देती रहती थी और कुछ ना कर सकी। और फिर अशरफ की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसको वो आज भी अपने दिल में बसा कर बैठी है, जो सिर्फ मेरे और उसके अलावा किसी और को नहीं पता। हुआ कुछ यूं कि अशरफ के घर के साथ में हमारे एक और महल्लेदार रहते हैं। उनका एक बेटा और 2 बेटियां हैं। बेटियां बड़ी हैं, उनकी शादी हो चुकी है और बेटा इस वक्त छोटा था, लेकिन अब वो भी शादीशुदा हो चुका है। एक बच्चे का बाप है और दुबई में बैंक का मुलाजिम है। अशरफ का उनके घर आना जाना था और इस लड़के की माँ अशरफ की हमसाई और दोस्त भी थी। इसलिए उनका बेटा अशरफ लोगों के घर का काम भी कर दिया करता था। घर के काम कर देता था, बिल जमा करवाना, घर का सौदा सलफ लेकर आना, वगैरह वगैरह। इसका अशरफ के घर आना जाना आम था। वो लड़का अशरफ को अशरफ आंटी कहकर बुलाता था और अपने घर की तरह उनके घर का भी ख्याल रखता था। इस लड़के की उम्र इस वक्त कोई 22 साल थी और अच्छा सेहतमंद भी था। इसके बाप की अच्छी खासी बड़ी शहर में अपनी किराना की दुकान थी। जब नरीन की शादी नहीं हुई थी, इस वक्त वो बस अगर कोई घर का काम होता था तो अशरफ के घर आता जाता था। लेकिन जब नरीन की शादी हो गई तो वो अशरफ के घर ज्यादा आता जाता था और अशरफ से कहता था कि आंटी आप अकेली होती हैं, इसलिए मैं आपका हाथ बटाने के लिए आ जाता हूं। बाजी नरीन के बाद अब तो अकेली होकर रह गई है। अशरफ भी इसका बड़ा ख्याल रखती थी। वो अक्सर अशरफ से इसके मियाँ के मुताल्लिक पूछता रहता था कि वो इतना ज्यादा अरसा बाहर क्यों रहते हैं, वो आपके साथ क्यों नहीं रहते, उनको आपका ख्याल रखना चाहिए। इस तरह की बातों से वो अशरफ की दिलजुई किया करता था। अशरफ भी एक औरत थी। औरत की कोई दिलजुई करे, इसका ख्याल रखे तो औरत इस पर मुकम्मल भरोसा करके अपना दुख बांट लेती है। अशरफ ने भी आहिस्ता आहिस्ता ऐसा ही किया और वो इस लड़के के साथ घुल मिल गई और अपना दुख इसके साथ बांटने लगी।
अशरफ ने आहिस्ता आहिस्ता इसको अपना सब कुछ मानकर सब कुछ बताने लगी और उसको अपनी और अपने मियाँ के साथ ताल्लुक का भी बता दिया। अशरफ मुझे ये बातें बताती रहती थी। मैं इसको बस यही कहती थी, अशरफ जरा संभल कर, ये बच्चा है, कहीं बदनाम ना कर दे तुम्हारी बातें, बाहर लोगों को ना बताता फिरे। वो मुझे कहती थी, फिक्र ना कर, मैं इसको जानती हूँ, वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा, मैंने भी जमाना देखा है। एक दिन इस लड़के के घर की मोटर खराब हो गई तो वो अशरफ के घर आ गया और आकर बोला, अशरफ आंटी, पानी वाली मोटर खराब हो गई है, मुझे नहाना है, क्या मैं आपके घर नहा सकता हूँ? अशरफ ने कहा, यह तुम्हारा अपना घर है, जो चीज़ मर्जी है इस्तेमाल करो, इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है। और वो शुक्रिया अदा करने लगा। अशरफ का घर ग्राउंड फ्लोर पर था, इसलिए थोड़ा बंद बंद था। बिजली जाने से थोड़ा अंधेरा हो जाता था, इसलिए बाथरूम में भी अंधेरा हो गया और वो लड़का डर के मारे अंदर से बोला, आंटी यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है, क्या मैं दरवाजे खोल के नहा लूं? अशरफ इस लड़के की बात पर हंसने लगी और बोली, बेटा दरवाज़ा खोल लो, अंधेरा तो बाहर भी है, तुम दरवाजे खोल के नहा लो। वो लड़का दरवाज़ा खोल के नहाने लगा और अशरफ बाथरूम के बिल्कुल सामने बने किचन में इमरजेंसी लाइट लगाकर हांडी बना रही थी। कोई आधे घंटे के बाद बिजली आ गई तो बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और किचन सामने होने की वजह से जब अशरफ की नज़र बाथरूम के अंदर गई तो वो वहां का मंजर देखकर हैरत से हक्का बका रह गई और हैरत से फटी फटी सी आंखों से अंदर का मंजर देखने लगी। अंदर वो लड़का, जब इस लड़के की नज़र अशरफ पर पड़ी तो इसका रंग सुर्ख हो गया और वो डर के मारे जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। अशरफ भी दरवाज़ा बंद होने की वजह से अपने होश में वापस आई। अशरफ चूल्हा बंद करके जल्दी से अपने बेडरूम में जाकर दरवाजे बंद कर बैठ गई और सोचने लगी, ये मैंने आज किया देख लिया। और बार बार वो मंजर उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। और अशरफ के मियाँ को भी छठी काट कर बाहर गए हुए 1 साल हो गया था। ना चाहते हुए भी अशरफ के दिल में एक कश्मकश डूब गई। इसने जल्दी से अलमारी में से नई चादर निकाली और बिस्तर पर डाल दी और पुरानी चादर को उठाकर और हल्का सा दरवाज़ा खोल के बाहर को देखा तो इसकी नज़र बाथरूम के दरवाजे की तरफ गई तो वो खुला हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बाथरूम में दाखिल हुई।